हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब फैमिली सिग्मा एजुकेटर। आज हम लोग बात करेंगे ग्लाइकोलिसिस के बारे में। ठीक है, अब ग्लाइकोलिसिस होता क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस होता है एक रेस्पिरेशन का एक स्टेप है। जैसे जो हम लोग रेस्पिरेशन जो चलता है, सेलुलर रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है वो सभी ऑर्गेनिजम्स में चलता है। ठीक है, मोनेरा से लेकर एनिमिलिया, प्लांटी एनिमिलिया सभी में चलता है। मतलब ये जो रेस्पिरेशन होता है ये सेल्स के अंदर चलता है। जैसे हमारे अंदर जो ग्लूकोज स्टोर होता है सेल्स में, ठीक है, जैसे फोटोसिंथेसिस हुआ, फोटोसिंथेसिस के बाद जो ग्लूकोज बनता है वो सेल्स में स्टोर होता है। अब ये ग्लूकोज कैसे हमें एनर्जी देता है, कौन सी प्रोसेस चलती है, तो इस ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलता है, उसके बारे में अपने को पढ़ना है। ठीक है, अब इसमें जो प्रोसेस चलती है 4 स्टेप में चलती है रेस्पिरेशन की प्रोसेस। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस, उसके बाद मतलब ये जो 4 स्टेप होता है ना, इसके बाद ही ग्लूकोज टूटता है। यदि ग्लूकोज, मान लीजिए जो ग्लूकोज है, यदि वो ग्लूकोज एक ही स्टेप में टूट जाए, तो जब ग्लूकोज टूटता है तो उससे एटीपी निकलेगी और साथ ही साथ हीट निकलता है। ठीक है, यदि एक ही स्टेप में निकल जाए, ये प्रोसेस हो जाए, तो बहुत सारे हीट निकल जाएंगे, जिससे हमारे बॉडी की टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, इससे बॉडी के एंजाइम्स काम करना बंद कर सकते हैं। इसीलिए ग्लूकोज से एनर्जी ज्यादा मिलती है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसे बहुत कई स्टेप्स में लेकर चलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रेस्पिरेशन के स्टेप्स में। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो चलता है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के बाद चलेगा क्या, लिंक रिएक्शन। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस चलेगा, ग्लाइकोलिसिस, उसके बाद क्या चलेगा, लिंक रिएक्शन, इसके बाद क्या चलेगा, क्रेब्स साइकिल, और फोर्थ स्टेप क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये सभी हैं हमारे रेस्पिरेशन के प्रोसेस। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन के स्टेप्स। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस के बारे में। ठीक है, अब ग्लाइकोलिसिस के बारे में समझिए तो ये जो प्रोसेस होती है ना, एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, जो ज्यादातर इसके जो प्रोसेस होते हैं, ये ज्यादातर प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में चलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सेल है, ठीक है, सेल के अंदर क्या होगा, ग्लूकोज होगा, और सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया तो होगा ही होगा। ये अपना माइटोकॉन्ड्रिया रहा, और सेल के अंदर क्या होगा, ग्लूकोज भी होगा। अब देखिए, अब ये जो ग्लूकोज होगा, अब इस ग्लूकोज को अपने को तोड़ना है, तो सबसे पहले ग्लूकोज को ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस चलेगी कहां पे, साइटोसोल में ग्लाइकोलिसिस चलेगी और ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगी किसमें, पायरुविक एसिड में। ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगी किसमें, पायरुविक एसिड में, कन्वर्ट करेगी। ठीक है, अब ये जो पायरुविक एसिड होता है, पायरुविक एसिड को जाना होता है कहां पे, क्रेब्स साइकिल में। लेकिन क्रेब्स साइकिल का जो सबस्ट्रेट होता है वो होता है एसिटाइल कोएंजाइम A। मतलब इस पायरुविक एसिड को क्रेब्स साइकिल में ले जाने के लिए इसे हमें एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब क्या, जो ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल चलेगा, ठीक है, इसको लिंक करना पड़ेगा। उसको लिंक करने के लिए एक लिंक रिएक्शन चलती है। ठीक है, अब ये लिंक रिएक्शन क्या करेगी, ये जो पायरुविक एसिड है ना, इस पायरुविक एसिड को कन्वर्ट करेगी किसमें, एसिटाइल कोएंजाइम A में, जो क्रेब्स साइकिल का क्या होता है, सबस्ट्रेट होता है। अब ये देखिए, क्या माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या इसके आउटर मेम्ब्रेन पे पोरेंस प्रेजेंट होते हैं। अब इन्हीं पोरेंस के हेल्प से ये पायरुविक एसिड जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, और इसी मैट्रिक्स में चलता है क्या, लिंक रिएक्शन। मैट्रिक्स में क्या चलेगा, लिंक रिएक्शन, और ये पायरुविक एसिड को किस में कन्वर्ट कर देगा, एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट करेगा। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम A है, ये किसका सबस्ट्रेट है, क्रेब्स साइकिल का। और क्रेब्स साइकिल कहां पे चलेगा, क्रेब्स साइकिल भी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ही चलता है। ठीक है, अब क्रेब्स साइकिल किसमें चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। अब क्रेब्स साइकिल के जो ज्यादातर एंजाइम्स होते हैं वो कहां पे होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। लेकिन अपवाद स्वरूप एक एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में होता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या चलेगा, ETS चलेगा। ETS जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में चलेगा।
ठीक है, तो हम लोग रेस्पिरेशन के जो स्टेप्स होते हैं उसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे ग्लाइकोलिसिस के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं अब ग्लाइकोलिसिस। रेस्पिरेशन के 4 स्टेप होते हैं, ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल एंड ईटीएस। इसके फलस्वरूप क्या होगा, एटीपी बनेगा जो हमारे सेल्स को एनर्जी देगा और साथ ही साथ बहुत सारी एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाती है। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं ग्लाइकोलिसिस की। तो मैंने क्या बोला, ग्लाइकोलिसिस का साइट की बात कर लेते हैं। साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस चलती है हमारे साइटोसोल में। ग्लाइकोलिसिस कहां चलती है, हमारे साइटोसोल में चलती है। अब ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस को हम ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं। ग्लाइकोलिसिस को हम ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं। ईएमपी पाथवे किस लिए बोलते हैं, क्योंकि इसके बारे में बताया था एम्डेन, मेयरहॉफ एंड परनाज, इन्होंने ग्लाइकोलिसिस के बारे में बताया था, इसलिए हम इसे ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं। ठीक है, अब ग्लाइकोलिसिस जो होता है 10 स्टेप का प्रोसेस होता है। 10 स्टेप प्रोसेस होता है ग्लाइकोलिसिस, 10 स्टेप में चलता है। ग्लाइकोलिसिस 10 स्टेप का प्रोसेस होता है। और ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं होता है। ये जो ग्लाइकोलिसिस की जो प्रोसेस होती है इसमें ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं होता है। नो O2 कंज्यूम, नो O2 कंज्यूम। अच्छा एक बात बताइए, रेस्पिरेशन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पर देखें तो रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है, एक तो एनारोबिक और एक एरोबिक। जब ऑक्सीजन यूज होगा तो वो होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन, जब ऑक्सीजन यूज नहीं होगा तो वो क्या होगा, जब ऑक्सीजन यूज होगा तो वो होगा एरोबिक रेस्पिरेशन, जब ऑक्सीजन यूज नहीं होगा तो वो क्या होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अब बात करते हैं ग्लाइकोलिसिस की। तो हम लोग जो स्टेप्स पढ़ते हैं ना, ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल और ईटीएस, ये सभी एरोबिक रेस्पिरेशन के पाथवे हैं। लेकिन ग्लाइकोलिसिस में O2 कंज्यूम नहीं होता है, इसलिए हम ग्लाइकोलिसिस को हम क्या मानेंगे, ये एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों के बीच का पाथवे है। ग्लाइकोलिसिस क्या है, एरोबिक और एनारोबिक, वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच का पाथवे है ग्लाइकोलिसिस, कॉमन पाथवे। तो हम बोल सकते हैं क्या, कॉमन पाथवे बिटवीन aerobic and anaerobic respiration। ओके, अब बात करते हैं, मैंने बोला कि जो ग्लाइकोलिसिस होता है, ग्लाइकोलिसिस में हम लोग क्या करते हैं, ग्लूकोज को हम कन्वर्ट करते हैं पायरुविक एसिड में। अब ये जो ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है ना, इसके टोटल 10 स्टेप होते हैं। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी, ग्लाइकोलिसिस के स्टेप्स की। कौन कौन से स्टेप्स चलते हैं, तो हम बात कर लेते हैं ग्लाइकोलिसिस के स्टेप्स की। ये रहा अपना ग्लाइकोलिसिस का स्टेप। मैंने बोला कि जो ग्लाइकोलिसिस होता है, मैंने बात किया था पहले ही कि जो ग्लाइकोलिसिस होता है 10 स्टेप का प्रोसेस होता है। तो अब देख लेते हैं इसमें कितने स्टेप्स हैं। ग्लाइकोलिसिस 10 स्टेप प्रोसेस है। अब इसमें स्टेप्स देख लेते हैं। ये रहा पहला स्टेप, ये रहा दूसरा स्टेप, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। टोटल 10th स्टेप प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, यदि आपको ये 10 स्टेप आपको याद है, यदि आपको ये 10 स्टेप याद है तो आपको इन एंजाइम्स को याद करने की जरूरत नहीं है। आप समझ जाएंगे तो एंजाइम्स को याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस आपको 10 स्टेप याद होने चाहिए, कब किसके बाद क्या बनता है। ठीक है, जैसे क्या, ग्लूकोज के बाद क्या बनता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बनेगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से क्या बनेगा, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से क्या बनेगा, PGAL और DHAP,
फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और PgAl से क्या बनेगा 1,3 डाई PGA, ठीक है, और उससे क्या बनेगा 3 PGA, उसके बाद क्या बनेगा 2 PGA, उसके बाद क्या बनेगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट, और उसके बाद क्या बना पायरुविक एसिड। ये आपको 10 स्टेप याद होने चाहिए। उसके बाद अपने को देखना है एंजाइम्स, कैसे एंजाइम्स यूज होते हैं, कौन से एंजाइम्स यूज होते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, अच्छा ये बताइए क्या इसमें ग्लूकोज के पास ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं? अब इन्हीं 6 कार्बन में से किसी के पास फॉस्फेट है क्या? अभी नहीं है, लेकिन क्या ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में छठे नंबर के कार्बन पे फॉस्फेट है? अब ये जो फॉस्फेट होता है, ये फॉस्फेट कहां से आता है? एटीपी से आता है, क्योंकि जब एटीपी बनता है तो एडीपी से जुड़ता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। जब एटीपी का फॉर्मेशन होता है तो क्या एडीपी से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ता है तो क्या बनता है? एटीपी बनता है। इसका मतलब क्या, जब एटीपी टूटेगा तो क्या बनेगा? एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब जब यहाँ पे एटीपी टूटता है तो क्या बनेगा? एडीपी बनेगा, और साथ ही साथ जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बना है, जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बना है वो आकर जुड़ेगा कहां पे? ग्लूकोज के छठे नंबर के कार्बन पे। तो क्या बना है यहाँ पे? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और इसके बाद क्या बनता है? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एक दूसरे के आइसोमर हैं, एक दूसरे के आइसोमर हैं, तो यहां पे कौन सा एंजाइम काम किया? आइसोमरेज। ओके, अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से क्या बनता है? फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, अब देखिए यहां पे फ्रक्टोज में छठे कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप है, और फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट मतलब फर्स्ट एंड 6th नंबर के कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप है, मतलब एक एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप आया है। अब ये जो एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप आया है यहाँ पे भी एटीपी से ही आया है, क्योंकि यहाँ पे एटीपी टूटकर किसमें कन्वर्ट हुआ है? एडीपी में कन्वर्ट हुआ है, और जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हुआ है वो आकर जुड़ा है किससे? फ्रक्टोज से, के पहले नंबर के कार्बन पे। और यहाँ पे जो एंजाइम काम करता है पीएफके, पीएफके का मतलब होता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। पीएफके का मतलब क्या होता है? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, 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 ठीक है। अब फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से क्या बनता है? 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। अब फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट ये 6 कार्बन का कंपाउंड होता है, इससे क्या बनेगा? 3-3 कार्बन के 2 कंपाउंड बनेंगे। ये भी 3 कार्बन का कंपाउंड होता है और ये भी 3 कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है। अब क्या होता है? अब फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जब PgAl में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे एंजाइम काम करता है एल्डोलेज। एल्डिहाइड बना तो कौन सा एंजाइम काम करेगा? एल्डोलेज काम करेगा। अब ये PgAl और DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? आइसोमर हैं। तो यहाँ पे एंजाइम काम करता है आइसोमरेज, ठीक है। अब जैसे ही PgAl कन्वर्ट होता है किसमें? 1,3 डाई PGA में। अब यहाँ पे क्या 2 फॉस्फेट ग्रुप आ गए हैं? क्या 2 फॉस्फेट ग्रुप आ गए हैं? यहाँ पे 1 फॉस्फेट था, यहाँ पे 2 फॉस्फेट आ गए हैं। यहाँ पे जो फॉस्फेट ग्रुप होता है, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप एटीपी से नहीं आता है, यहाँ पे जो फॉस्फेट ग्रुप आता है H3PO4 से आता है, फॉस्फोरिक एसिड से आता है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे NAD प्लस कन्वर्ट होता है NADH2 में, जो हाइड्रोजन आया है इससे, फॉस्फोरिक एसिड से, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है? जब 1,3 डाई PGA है, अब यहाँ पे एंजाइम काम करता है डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यहाँ पे काम करता है, ठीक है। अब 1,3 डाई PGA से क्या बनेगा? 3 PGA। यहाँ पे 1,3 डाई PGA से क्या बना? 3 PGA। क्या यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप है क्या? लेकिन यहाँ पे केवल थर्ड कार्बन पे ही फॉस्फेट ग्रुप है, मतलब एक फॉस्फेट ग्रुप कम हुआ है। अब ये जो फॉस्फेट ग्रुप कम हुआ है ना, ये एडीपी के साथ जुड़ता है और क्या बनाता है? एटीपी बनाता है। जब एडीपी के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ा तो क्या बनाया? एटीपी बनाया। अब देखिए जहां क्या यहाँ पे डायरेक्ट एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है? क्या डायरेक्ट एडीपी से क्या जुड़ा है? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और क्या बना रहा है?
एटीपी। जब एटीपी का डायरेक्ट फॉर्मेशन होता है तो उसे हम नाम देते हैं एसएलपी, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। इसको हम क्या नाम देंगे? एसएलपी, 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 सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। इसके बाद ये जो 3PGA है, 3PGA से क्या बनता है? 2PGA। 3PGA और 2PGA एक दूसरे के आइसोमर हैं, तो यहाँ पे एंजाइम काम करेगा आइसोमरेज। ठीक है। अब ये जो 2PGA है, 2PGA से बनता है फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। अब जब ये फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट बनता है तो यहाँ से H2O निकलता है। जब H2O निकलेगा तो यहाँ पे क्या होगा? डिहाइड्रेशन। तो स्टेप का नाम हम रखते हैं क्या? डिहाइड्रेशन स्टेप, डिहाइड्रेशन। और यहाँ पे एंजाइम काम करता है इनोलेज। अब ये जो फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट है, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कन्वर्ट होता है किसमें? पायरुविक एसिड। फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट जब पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे भी एडीपी से डायरेक्ट बनता है एटीपी। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ता है और क्या बनता है? एटीपी बनता है। क्या यहाँ पे भी डायरेक्ट एडीपी से एटीपी बन रहा है क्या? जब एडीपी से डायरेक्ट जब एटीपी बनता है तो हम इसको नाम क्या देते हैं? SLP। जब एडीपी से डायरेक्ट, जब एटीपी का डायरेक्ट फॉर्मेशन होता है तो उसको हम क्या नाम देते हैं? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ठीक है। अब बात करते हैं स्टेप्स का क्या नाम रखा जाए। ठीक है। अब स्टेप्स की बात कर लेते हैं। तो क्या ये जो ग्लूकोज है, यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हो रहा है ना, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है, तो इस स्टेप का हम नाम रखते हैं फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन, राइलेशन। ठीक है। अब ये जो सेकेंड स्टेप है, यहाँ पे दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं, तो सेकेंड स्टेप का हम नाम रख देते हैं आइसोमराइजेशन, आइसोमराइजेशन। क्या फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से क्या बन रहा है? फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। यहां पे भी क्या हो रहा है? फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन, राइलेशन। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है किसमें? PGAL और DHAP। अब ये जो 6 कार्बन का कंपाउंड है, 3-3 कार्बन के 2 कंपाउंड में टूट रहा है, मतलब इसका क्या हो रहा है? टूटना, विपाटन हो रहा है। तो इस स्टेप का नाम रखते हैं क्लीवेज स्टेप। क्लीवेज मतलब टूटना, क्लीवेज स्टेप। छठे का नाम रखेंगे हम लोग क्या? यहां से फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड से क्या बन रहा है? 1,3-डाई PGA। एल्डिहाइड से क्या बन रहा है? PGA। ठीक है। इसके बाद क्या बनता है? PGA क्या बनेगा? 1,3-डाई PGA क्या बनेगा? 3PGA। इससे क्या बनेगा? 2PGA। अब 2PGA से क्या बना? फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट और पायरुविक एसिड। मैंने बोला था ये जो पायरुविक एसिड होता है 3 कार्बन का होता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो 3 कार्बन का है ना, मतलब ये जो 3 कार्बन का है, इससे भी अपने को ग्लूकोज 6 कार्बन का होता है। मतलब ये जो 3 कार्बन का कंपाउंड है, ये 2 मॉलिक्यूल बनेंगे पायरुविक एसिड के। 2 मॉलिक्यूल जब बनेंगे तो मतलब यहाँ पे जितने भी यूज हुए हैं सभी 2-2 बनेंगे। ये दो, इसके बाद जितने ही बने हैं इसके भी 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, 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 इसके भी 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। ठीक है। ये मतलब यहाँ पे जो H2O बना है, 2 H2O निकलेगा, यहाँ पे 2 ATP बनेंगे, यहाँ पे भी 2 ATP बनेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं NADH2। ग्लाइकोलिसिस में टोटल एटीपी कितने बनते हैं? 2 NADH2 बनते हैं। जैसे आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस में कितने NADH2 बने? 2 NADH2 बनते हैं, 2 NADH2 बनते हैं। और टोटल ग्लाइकोलिसिस में देखिए, यहाँ पे एक एटीपी यहाँ पे यूज हो रहा है, एक एटीपी यहाँ पे यूज हो रहा है, 2 एटीपी यूज हो रहे हैं और 4 एटीपी बन रहे हैं। 2 एटीपी यहाँ पे और 2 एटीपी यहाँ पे, मतलब सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से 4 एटीपी बन रहे हैं। मतलब टोटल हमें जो गेन एटीपी का हुआ है, 2 एटीपी का गेन हुआ है। तो ग्लाइकोलिसिस में 2 NADH2 और 2 ATP बनते हैं। और ये जो दोनों एटीपी जो बने हैं अपने को, वो SLP से बना है। क्लियर है क्या? मतलब ग्लाइकोलिसिस में कितने एटीपी बनेंगे? 2 ATP और 2 NADH2 बनते हैं। क्लियर है? यही अपने को बनाना है। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग समझेंगे लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल के बारे में। थैंक यू। ये रहा आपका ग्लाइकोलिसिस। ओके।